ठीक है। तो यानी जो 50 स्टेट्स की हम बात कर रहे थे अमेरिका की, उन स्टेट्स बड़े बड़े राज्य हैं, तो उनके नाम जो है आप कम से कम 5-7 बार उन सभी राज्यों को एक बार देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम यूएसए के जो ये 50 स्टेट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ पे हैं, तो एक बार में तो नहीं होंगे, कम से कम 5-7 बार आप उनको जो है रिपीट करिएगा और वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे मिनीसोटा जो उसकी स्टेट है, मिनीसोटा से लेके न्यू इंग्लैंड, ठीक है, न्यू इंग्लैंड वहाँ पे उसका शहर भी है, और कहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यूएसए में भी क्या है, जो यूएसए का और जो कनाडा की जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे रॉकीज पर्वत जो माला है, तो उसके साथ भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार स्टेट्स आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इस स्ट्रेच में यूएसए का ऊपरी जो भाग है, ठीक है, यूएसए का जो उत्तर वाला जो भाग है उसमें, और यहाँ पे रॉकीज के साथ साथ का जो एरिया है, यहाँ पे एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। और अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलती हैं, एल्प्स नाम के पर्वत हैं, आपको पता होगा, जो कि फोल्ड माउंटेन है, और राइन रिवर, राइन घाटी। ठीक है, राइन नदी है वो यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है, जो बहुत सारे देशों में से गुजरती है, तो उसकी मध्य राइन घाटी। ठीक है, मान लीजिए राइन रिवर यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके वहाँ पे ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी में और यहाँ पे नीदरलैंड वगैरह यहाँ से शुरू होकर बहुत सारे देशों से होकर ये इस तरीके से जाती है, और यहाँ पे जो आपका ब्लैक सी है उसमें जाके जो है गिरती है। ठीक है, राइन रिवर, तो यानी घाटी, ये सारी जो इसका रास्ता होता है नदी का, जो सारा रास्ता वो नदी घाटी है। तो इसका हम यहाँ पे पूरी राइन नदी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो मध्य घाटी है। ठीक है, तो यानी ये उत्तरी जहाँ से जो है नदी की शुरुआत होती है, ठीक है, तो उसकी जो घाटी है वो ऊपरी, उसको बोलते हैं ऊपर वाली, और एक निचली घाटी का जो निचला हिस्सा जहाँ पे वो किसी समुद्र में या किसी भी अन्य जलराशि में जब वो गिरती है तो उसकी, ठीक है, तो ये ऊपरी है, ये मान लीजिए मध्य है, और ये निचली घाटी है। ठीक है, ये ऊपरी घाटी है, ये मध्य घाटी है, और ये निचली घाटी है। समझ रहे हो, तो जहाँ से नदी की शुरुआत होती है, ठीक है, तो वो शुरू वाला जो है, यानी हम अगर हम 3 हिस्सों में बांटें नदी के रास्ते को या नदी की घाटी को, तो जो शुरू वाला जो 1/3 हिस्सा है वो क्या है, ज़्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी नदियाँ हो सकती हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में ना हो। तो ये हो गया ऊपरी घाटी, ये मध्य घाटी, और ये निम्न घाटी या निचली घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल मध्य जो राइन, ये क्या है, ये जो मध्य जो है घाटी है इसकी, राइन नदी की, ठीक है, तो ये ऐसे इलाकों में पड़ती है, पर्वतीय इलाकों में, जहाँ पे जो है काफ़ी ठंड देखने को मिलती है, और वहाँ पर इस तरह के कोनिफोरस जो फॉरेस्ट हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके पर्वतीय ढाल, तो राइन नदी के साथ साथ, राइन नदी की जो मध्य घाटी है उसके साथ साथ इस तरह के जो पर्वतीय हैं, एल्प्स पर्वत है, एल्प्स पर्वत यूरोप में उसकी लोकेशन आपको देखनी है, तो एल्प्स पर्वत हैं, तो उनके पर्वतीय ढालों पे, यानी पर्वतों के जो ढाल हैं वहाँ पर मैंने बताया था ना, या तो पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय जो है आपको वनस्पति देखने को मिलेगी, या फिर उच्च अक्षांशों में जो 60 से लेके 90 तक डिग्री नॉर्थ या साउथ तक के जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होने की वजह से इस तरह के जो है आपको, यानी 50 से ऊपर ऊपर इस तरीके की 50 डिग्री से जो जहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है, इस तरह के जो हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में देखें तो नॉर्वे, स्वीडन,
फिनलैंड, ये अक्षांशीय स्थिति की वजह से यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है उच्च अक्षांशों में पड़ते हैं, जहाँ पे जो है जलवायु ठंडी होती है, टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे, ठीक है, इस तरह। लेकिन एल्स पर्वत वो नीचे की तरफ है, वहाँ पे वो उतने कम अक्षांशों में नहीं है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की जलवायु है वो ठंडी होती है। देखेंगे एक बार मैप में, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, ठीक है, ये जो 3 लाइनें मैंने खींच दी, ये 3 देश हो गए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो अब ये देखो, ये जो एक रेखा भी मैं खींच रही हूँ, ये आगे उच्च अक्षांश हैं, उच्च अक्षांश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठंड होती है, शीतोष्ण कटिबंध है, उच्च अक्षांश है, और इस शीतोष्ण कटिबंध में भी ये काफी नॉर्थ की तरफ है, कनाडा की सीध में ये देखो, या साइबेरिया की इसमें है। तो ये परमानेंटली जो है फ्रोजन एक तरह से एरिया, बहुत साल के, मतलब ये लगा लो 9-10 महीने एटलीस्ट यहाँ पे जो है ठंड रहती है। तो ये एरिया हो गए। तो यहाँ पे तो अक्षांशीय स्थिति की वजह से जो ठंड है उसकी वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। लेकिन एल्प्स पर्वत की स्थिति देखते हैं एक बार इसमें। एल्प्स पर्वत आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया में ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यानी अगर उसके हिसाब से देखा जाए, क्या बोलते हैं, अक्षांशों के हिसाब से, तो ये उतने ज़्यादा उच्च अक्षांशों में नहीं है, यानी यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़नी चाहिए जितनी कि यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या ये साइबेरिया, ये कनाडा जितनी यहाँ पे पड़ती है। लेकिन क्या है, ये यहाँ पे पर्वत हैं, एल्प्स पर्वत है, ठीक है। तो इसी एरिया में ये एल्प्स पर्वत हो गए जो काफ़ी ऊंचे हैं, और यहीं से क्या फिर वो राइन नदी की मध्य घाटी गुजरती इस अक्षेत्र में, ठीक है। तो पर्वतीय अक्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी जो ठंड है वो होती है, इसीलिए इन अक्षेत्रों में भी, यानी ये दक्षिणी यूरोप, यूरोप के दक्षिणी हिस्से में आते हैं, नॉर्थ यूरोप में नहीं है, यूरोप के दक्षिणी हिस्से में है। दक्षिणी हिस्से में होने के बावजूद भी यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से आपको यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 तो मुख्य देश हो गए, नॉर्वे, स्वीडन और यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्प्स पर्वत का क्षेत्र, और यहीं पे राइन नदी घाटी है, मध्य राइन नदी घाटी है। तो ये स्विट्जरलैंड हो गया, इटली का कुछ हिस्सा हो गया, ऑस्ट्रिया है, माले, क्रोएशिया और इन बहुत सारे, रोमानिया, इन काफ़ी सारे देशों से होकर ये जो एल्प्स पर्वत यहाँ पे गुजरते हैं। आप लोग इसको एक बार मैप्स में देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया लंबरिंग की एक्टिविटी यूरोप में इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, बड़े पैमाने पर। छोटे जो पैमाने पर तो बहुत जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम कह सकते हैं ना कि कमर्शियल स्केल पे, व्यावसायिक स्तर पे, जहाँ से इवन निर्यात भी किया जाता है, ठीक है, तो वो इन देशों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे विश्व के और किन किन हिस्सों में ये देखने को मिलती है। अभी एशिया के कौन से हिस्से हैं जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लंबरिंग की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो एशिया की बात करें तो रूस जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ने वाला सबसे प्रमुख देश है, ठीक है, और जिसका हॉरिजॉन्टल जो है एक्सटेंशन है, देशांतरीय विस्तार है, बहुत लंबा चौड़ा है, उधर से लेके उधर तक भी, ठीक है। यानी देशांतरीय विस्तार भी बहुत बड़ा है और अक्षांशीय विस्तार भी काफ़ी, अक्षांशीय विस्तार यानी उत्तर दक्षिण और देशांतरीय विस्तार यानी पूर्व पश्चिम, तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी जो है विस्तृत हैं। तो इसके जो रूस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नदरन जो हिस्सा है, और उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं, जो परमानेंटली फ्रोजन रहता है, परमानेंटली बर्फ से ढका हुआ जो एरिया है,
रूस का ऊपर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो साइबेरिया कोई देश नहीं है, तो रूस के ऊपर वाले हिस्से को ही साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। मैं मैप में आपको एक बार दिखा देती हूँ। किसका माइक ऑन है? कितनी बार कहना पड़ेगा आप लोगों को? तो ये है साइबेरिया। रूस यहां से शुरू हो जाता है, यहां से हो गया रूस शुरू। ठीक है, और यहां से लेके ये यहां तक, ये यहां तक। तो कितनी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जो इसका देशांतरीय विस्तार है, देखो कितना है, 11 टाइम जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 1 घंटे का एक टाइम जोन। ठीक है, तो 11 टाइम जोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा इसका देशांतरीय विस्तार है, और अक्षांशीय विस्तार उत्तर दक्षिण की तरफ भी इसका अक्षांशीय विस्तार भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तरी एरिया है, ये जो है, जो परमानेंटली बर्फ से ढका है, इसको साइबेरिया बोलते हैं, साइबेरिया। ठीक है, तो इस साइबेरिया का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, इसको भी फिर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। जो रूस है वो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। ठीक, तो यहां से है यूराल पर्वत, ये यहां है यूराल पर्वत। ठीक है, और ये हो गया, तो अभी ये जो यूराल पर्वत से लेके ये, तो इस साइड, इस यूराल पर्वत के पूर्व की तरफ का हिस्सा क्या है, एशिया में पड़ता है, और यूराल से ये पश्चिम की तरफ का हिस्सा, ये वाला हिस्सा यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो इसको यानी ये जो साइबेरिया का जो पूर्वी साइबेरिया, खासकर जो यूरोप वाला हिस्सा है, जो रूस की ज्यादातर जनसंख्या है यूरोप वाले हिस्से में ही है। जो असली, क्योंकि इनकी कैपिटल है, जो राजधानी है मॉस्को है, वो भी यूरोप में है। तो इनका जो यूरोप वाला हिस्सा है, वहाँ पे सारा बड़े बड़े उनके जो शहर हैं वो सारे यूरोप वाले हिस्से में, सारे उद्योग धंधे, सारी मुख्य गतिविधियां और सब कुछ जो है उनका ज़्यादातर जो है वहीं पर जो है यूरोप वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये पूर्वी जो साइबेरिया है, तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, डिमांड अधिक है, टेक्नोलॉजी हाई है। तो कुल मिला के जो पूर्वी साइबेरिया है, साइबेरिया का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे ये एक्टिविटी जो है, ये पश्चिमी है। ठीक है, तो पश्चिम में ज़्यादा डेवलप है, और ये जो पूर्व वाले हिस्से में, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। वो दूर दूर दराज के इलाके, जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या कम है, डिमांड कम है, और इस एक्टिविटी को करने के लिए फिर लेबर भी चाहिए। जनसंख्या कम है तो इस काम में लेबर की काफ़ी आवश्यकता होती है। मशीनें चाहे फिर भी कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों की जो है मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो पूर्व का हिस्सा है साइबेरिया का, यहाँ पे जो लंबरिंग की एक्टिविटी का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ जितना कि ये यूरोप वाले पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है, उद्योग भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इस हिस्से में जो है लंबरिंग की एक्टिविटी का जो है ज़्यादा विकास हो सका है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा है, जहाँ पे जो विकसित एरिया है, ठीक है, यूरोप वाला, ठीक है, यहाँ पे ही ट्रांसपोर्टेशन विकसित है, और इस काम को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो मस्ट है। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ही कम है तो ये एक्टिविटी, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये इनका जो बल्क में इनका आकार जो है वो बल्क होता है, जो लकड़ी है तो जगह बहुत ज़्यादा घेरती है, भारी भी होते हैं, जगह भी ज़्यादा घेरती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या है, अच्छा खासा होना चाहिए, या तो रेलें हों, ठीक है, या बड़े बड़े जो हैं ट्रक हों, उनमें ही इनको जो है ढोया जा सकता है। तो आपके या तो अच्छे खासे सड़क मार्ग जो हैं अच्छे खासे विकसित होने चाहिए, या फिर रेल मार्ग अच्छे विकसित होने चाहिए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे एक बार ये देखेंगे कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है उसके विकास ने
ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसके विकास ने, ट्रांस साइबेरियन रेलवे यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, मैप छोटा है, तो यहाँ से लेके ये यहाँ मॉस्को वगैरह से होके जाते हुए ये यहाँ और इस तरीके से यहाँ पे ये व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या ये क्लियरली, कलर, ये लाइन दिखाई दे रही है साफ। ये यहाँ यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग नाम का इनका एक शहर है, वहां से लेके यहाँ पूर्व में व्लादिवोस्टोक है रूस में। ठीक है, तो वहां से लेके ये यहाँ तक जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ये है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 9000 किलोमीटर जो है करीब करीब लंबी 9000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये अगर मान ले पूर्वी साइबेरिया के इन क्षेत्रों में, अब पूर्वी साइबेरिया के इन क्षेत्रों में अगर मान ले ये लकड़ी काटने का काम होता है तो इनमें यहाँ से काट के इस रेल के जरिए ढोना जो है अब कंपैरेटिवली आसान, यानी इस रेलवे लाइन के बाद से ये कुछ बढ़ावा इस लंबरिंग की एक्टिविटी को भी मिला है और अन्य जो भी यहाँ पे चाहे माइनिंग का काम है, खनन का काम यहाँ पे होता है, बहुत सारे खनिज मिलते हैं या उद्योग धंधे या उन चीज़ों को भी क्या है, यानी इस पूर्वी साइबेरिया का जो क्षेत्र है इसके विकास में ये जो रेल लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसलिए ही क्या कहते हैं कि जो भी परिवहन के मार्ग होते हैं, चाहे वो रेल लाइन है, सड़क मार्ग है, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो खून की जो नली है वो हमारी लाइफ लाइन होती है, उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। इसी तरीके से जो परिवहन के मार्ग हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हैं और चाहे वो रेल मार्ग हैं या दूसरे जो मार्ग हैं, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, यानी उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही इस पर चलती है। इसलिए ये जो रेल मार्ग है वो इस क्षेत्र के जो है विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे पूर्वी साइबेरिया में यूराल पर्वत से लेके पूर्व में ओखोटस्क सागर तक, ठीक है, ये आप पूर्व की तरफ है। ठीक है, प्रशांत महासागर वाला जो किनारा है रूस का लगता है, तो इसको आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे मैप में आपके एटलस में। ठीक है, यूराल पर्वत कहाँ है, वैसे मैंने इसमें बता दिया, लेकिन प्रॉपर से देखना, आप एटलस में जाइए और इनको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लंबरिंग जो व्यवसाय है वो कम महत्वपूर्ण है पूर्व वाले हिस्से में साइबेरिया के, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम होने की वजह से लकड़ी की मांग भी कम है और लेबर भी कम है। ट्रांसपोर्टेशन का जो है जाल है, यातायात का जो जाल है वो भी कम है, तो इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पे कम महत्वपूर्ण है। लेकिन पश्चिमी साइबेरिया, ठीक है, जो कि खासकर यूरोप वाले हिस्से में पड़ता है, तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। वैसे तो कोई ज़्यादा घनत्व नहीं है रूस में जनसंख्या का, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं तो अपेक्षाकृत जो है अधिक घनत्व होने की वजह से लकड़ी की मांग भी ज़्यादा है और उसके साथ ही परिवहन का अधिक विकास भी यूरोप वाले हिस्से में हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, लकड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात भी किया जाता है। तो यहाँ पे इनका ये देखो, तुमने देखा होगा एरिया कितना बड़ा है, तो इतने बड़े एरिया में ये वन मिलते हैं रूस के, इसलिए ये क्या है, इनकी कुल जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं है रूस की खुद की, तो ये बड़े पैमाने पर जो है लकड़ी का निर्यात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो इसमें इसकी सबसे बड़ी ये स्पेशल भूमिका है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जैसे मैंने बताया, जो कि पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग नाम के शहर से लेके पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जो है मिलती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के विकास ने रूस के प्राकृतिक संसाधनों का विकास, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो खनिज है या कोई भी, उनके विकास में और उनके दोहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये हमने मैप में देख लिया है और बाकी का मैप को डिस्कवर करने का जो काम है, एक्सप्लोर करने का काम है, वो आपको करना है। और अभी एशिया के कुछ बाकी के हिस्सों में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पूर्वी एवं दक्षिण एशिया, एशिया के जो पूर्वी हिस्से हैं और दक्षिण एशिया के किन किन इलाकों में ये देखने को मिलता है। चीन, जापान,
चीन और जापान पूर्वी एशिया का हिस्सा है, एशिया के पूर्वी भाग में पड़ते हैं चीन और जापान। भारत जो है दक्षिण एशिया में पड़ता है, तो भारत को हम दक्षिण एशिया का देश कहेंगे, एशिया के दक्षिणी हिस्से में। तो चीन हो गया, जापान है और भारत है। तो यहाँ पे टोटल कुल जनसंख्या, आपको पता है चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और भारत दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या भी ज़्यादा है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, अब यूएसए है, यूएसए में कुल जनसंख्या तो ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या का घनत्व उतना नहीं है, कम, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या भी ज़्यादा और जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है, जिस कारण से लकड़ी की मांग बहुत ज़्यादा है इन देशों में, और इसलिए यहाँ पे जो भी वन अवेलेबल थे उनका अत्यधिक दोहन कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ही तो कहाँ कहाँ पे, तो यानी कर दिया गया, हो चुका है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे वन जो है समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको काट दिया गया है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे मिलते हैं अब इन देशों में, तो इन देशों में वन अब केवल दुर्गम पर्वतीय ढाल है, तो जहाँ पर्वतों के ढालों पर जहाँ से काटना उतना आसान नहीं होता है, यानी वहाँ जहाँ पे पहुँच के वनों को काटना और उनका दोहन करना आसान नहीं होता, केवल उन्हीं जगहों पे, या दूसरे कोई दूर दराज के इलाके हैं जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, यानी वहाँ तक पहुँच में दिक्कत है, जिस वजह से ही ये बचे हुए हैं इन जगहों के वन। ठीक है, अदरवाइज जहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता था उन जो क्षेत्रों के जो वन हैं उनको काट दिया गया है। लेकिन क्या हुआ है, अब जो है वनों के काटने के कारण जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए अब इन देशों की जो सरकारें हैं वो वन संरक्षण के प्रति सचेत हुई हैं। अब इन्होंने क्या है, वनों को बचाना शुरू किया है और साथ के साथ कुछ हिस्सों में रीफॉरेस्टेशन यानी दोबारा से वन लगाना शुरू किया है। ठीक है, तो एक बार मैप में देखेंगे, मैप में देखेंगे, ये चीन है, यहाँ से लेके ये यहाँ काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो चीन है, ये चीन हो गया, ये जापान है, सॉरी दूसरे कलर से करना पड़ेगा, ये जापान है, ये जो आइलैंड दिख रहे हैं, ये 3-4 जो आइलैंड है ये जापान हो गया। तो ये एशिया का पूर्वी हिस्सा है, तो चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, और ये देखो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहे हैं, ये 23 डिग्री से ऊपर की लाइन है, ये भारत है, भारत के बीचों बीच ये 23 डिग्री वाली लाइन है, तो ये जापान और ये चीन और भारत का आधा हिस्सा ये किस में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो वन मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंध के मिलेंगे। ठीक है, तो सारे नहीं, काफ़ी सारे मिल सकते हैं। ठीक है, तो भारत ऊपर वाले हिस्से में भी, जैसे नॉर्थ इंडिया में भी सारे जो हैं शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में दूसरे से तरह के वन भी देखने को मिलते हैं। तो इन यानी जापान में शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, और इसमें क्या बोलते हैं, चीन में शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, लेकिन यहाँ पे जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पे शंकुधारी वन। अब देखो ये ज़्यादा, जो कनाडा है और रूस है ये ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं, तो इनकी लकड़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी। ठीक है, और ये जो चीन है और जापान है, अभी ये निचले एरिया हैं और यहाँ पे उतनी ठंड नहीं मिलती जितनी कि यहाँ पे परमानेंट कनाडा के इस हिस्से में और यहाँ पे रूस के इस हिस्से में मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने देखे थे ना, यहाँ पे शंकुधारी वन नहीं, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले दूसरे तरह के वन मिलेंगे। ठीक है, चीन और जापान में उतने शंकुधारी वन नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में तो शंकुधारी वन मिल जाएंगे लेकिन नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपेरेटिवली इनकी लकड़ी उतनी सॉफ्ट नहीं होगी जितनी कि यहाँ पे है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो क्या है, इनका दोहन कर दिया गया है। और भारत का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैंने कहा 23 डिग्री से ऊपर का, कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और वो क्या है, यहाँ पे भी जो हिमालयाज वगैरह जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो इनमें क्या है, इस तरह के शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं, तो जिनका भी यहाँ पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है दोहन हुआ है। लेकिन अभी भी जो है ज़्यादा दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे जो है वन कुछ बचे हुए हैं। और
अभी सरकार ने क्या है, जितने भी बचे उनको बचाने पर, और जिन पर्वतों पे काफ़ी बड़े पैमाने पर दोहन कर दिया गया था वहाँ पर भी अब दोबारा से पर्वतों की ढालों पर दोबारा से जो है वनों को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये था पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में जो है लंबरिंग की एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखते हैं, ये तो सारी बात आ गई उत्तरी गोलार्ध की। ये सारे जो है यहाँ पे 0 डिग्री की ये यहाँ पे 0 डिग्री की जा रही है लाइन। ठीक है, तो ये तो सारे उत्तरी गोलार्ध में थी। अभी दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की क्या स्थिति है। दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है। अभी ये देख रहे हो इस लाइन के ये जो 0 डिग्री की लाइन है इससे कितना एरिया, ये बस एक छोटा सा ये ऑस्ट्रेलिया है, आधा अफ्रीका महाद्वीप है, और जो है जो दक्षिण अमेरिका का काफ़ी सारा हिस्सा जो है यहाँ पे है। लेकिन ये यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थल भाग है इतना सारा, और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ही कम स्थल भाग है, और वो भी यानी जो 50 या ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि 50 यानी उच्च अक्षांशों में कम पड़ता। तो ये कुछ ही देश हैं यहाँ पे, इसलिए एरिया ही कम पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो लंबरिंग की एक्टिविटी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, एक तो क्या है तुम्हारा जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड जो है और भी नीचे है, तो न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे जो देश है, दक्षिण अफ्रीका देश है, वहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो चिली है, ठीक है, रॉकीज पर्वतमाला यहाँ पे है ना, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे है, तो इस इलाके में, और ये चिली देश है, तो यहाँ पे जो है देखने को आपको, तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, ये तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ हिस्से हैं, और ये तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे ही उसका आइलैंड है तस्मानिया, तो तस्मानिया आइलैंड है, और ये बोलते हैं क्या न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, और कुछ हिस्से यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया के ना दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के इन हिस्सों में आपको जो है ये लंबरिंग की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लंबरिंग अल्प विकसित है, इसका विकास कम हुआ है क्योंकि यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन अत्यंत सीमित है, यानी बड़े पैमाने पर ये वन ही नहीं मिलते, तो एक्टिविटी कहाँ से करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में चिली है और पैटागोनिया का जो है ये बोलते हैं पठार है, पैटागोनिया का जो है एक पठार है, ये जो बोलिविया देश है ना वहाँ पे मिलेगा, आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेना, तो बोलिविया जो है, और दक्षिण अफ्रीका के जो है दक्षिण अफ्रीका जो देश है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा, उसके नीचे ठीक नीचे तस्मानिया आइलैंड उसका, और न्यूजीलैंड, यहाँ पे देखने को मिलती है लंबरिंग की एक्टिविटी। अभी 10 जो देश हैं जो मेजर कंट्री हैं, मेजर टिम्बर प्रोडक्शन, टिम्बर मतलब लकड़ी, ठीक है, काटने के बाद जो लकड़ी मिलती है पेड़ों को, तो उसको मेजर टिम्बर प्रोडक्शन उत्पादन करने वाले कौन कौन से देश हैं वो एक बार देखेंगे मैप में। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ये 2001 के आंकड़े हैं, ठीक है, तो इस मैप में यही अवेलेबल थे, आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहें तो और भी उसमें कर सकते हैं। तो पहला सबसे ज़्यादा जो है क्यूबिक मीट्रिक टन में जो है क्यूबिक मीट्रिक में ये जो है इनका क्या बोलेंगे मापा जाता है, तो यूएसए सबसे ज़्यादा जो है लकड़ी का उत्पादन करता है, ठीक है, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे इंडिया है, 2001 के आंकड़े हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया है,
इंडिया में काफ़ी जो है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन भी हैं, यानी मानसूनी वन भी हैं, उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी वन भी हैं, और यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी हैं। तो दोनों तरह के वन इंडिया में देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे चीन है। तो चीन का भी जो है काफ़ी बड़ा जो एरिया, क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे भी क्या है जो है टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पे ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील को मैंने बताया था कि ये दुनिया का जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ने वाला सबसे सघन वनों का एरिया है, ठीक है, तो ब्राज़ील में है। लेकिन ब्राज़ील और ज़्यादा कर सकता था, वन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है उष्णकटिबंधीय वन है जिनके अंदर पहुंचना उतना आसान नहीं है, इसीलिए ब्राज़ील का जो है वो चौथे नंबर पे, यानी वो भी अभी हुआ है, ठीक है। तो पुराने और पीछे तो उतना लकड़ी, अब तो यहाँ पे भी कुछ विकास हो गया, इसलिए यहाँ पे दोहन हो पा रहा है। पांचवें नंबर पे कनाडा है, ठीक है, टोटल के हिसाब से पांचवें नंबर पे कनाडा है, और फिर छठे नंबर पे रूस है, ये रूस हो गया, और सातवें नंबर पे इंडोनेशिया है। अब ये इंडोनेशिया भी भूमध्य रेखा पे पड़ता है, जैसे ब्राज़ील है उसकी सीध में है, ये इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर भी जो है सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। आठवें नंबर पे इथोपिया है, ये रहा इथोपिया, तो ये भी भूमध्य रेखा के साथ में लगता हुआ, यहाँ पे भी बहुत बारिश भी होती है, और जो है टेम्परेचर भी हाई, तो यहाँ पे भी सघन वन है। उसके अलावा DRC ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये रहा DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये भी भूमध्य रेखा के ऊपर है, जैसे ब्राज़ील है और ये है, तो यहाँ पे सारा साल प्रत्येक दिन बारिश होती है, तो इस वजह से भूमध्य रेखीय वर्षावन तो ये किस में मिलते हैं, DRC रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मिलती हैं। और 10वें नंबर पे नाइजीरिया। अब नाइजीरिया भी ये इसके पास ही है, ठीक है, तो भूमध्य रेखीय वर्षावन और ऊपर से तटीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे भी ये जो है सघन वन भी मिलते हैं, और साथ में समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ पे इनका दोहन करना भी संभव हो सका है। तो उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें तो ब्राज़ील हो गया, ठीक है, DRC रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, इथोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गए उष्णकटिबंधीय जो है वर्षावन वनों के क्षेत्र हैं। उसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय में USA हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया में तो मैंने कहा कि दोनों तरह के जो है वन मिल जाते हैं। तो ये है राउंड वुड, ठीक है, राउंड वुड मतलब गोल। अभी उनके वो मैंने कहा था ना कि एक तो चीरने के बाद है, ठीक है, वो शीट्स बना देते हैं, तो शीट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि वो कितनी बड़ी, तो यानी जब शुरू में जो मोटे काटे जाते हैं उसकी बात है। तो राउंड वुड प्रोडक्शन ऑफ जो है टिम्बर, ये 2001 के ये है जो मोटे मोटे आंकड़े हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेजर कंट्रीज हैं। तो थोड़ा बहुत अभी जो है अब 2020 आ गया है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो कोई देश एक आध स्थान ऊपर नीचे चला गया हो, लेकिन क्या है ये आप एक मोटा अंदाजा आपके पास रहेगा कि ये मुख्य देश है जहाँ पे उत्पादन होता है। निर्यात की बात अलग होती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी लिस्ट देखो या कुछ भी देखो तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो लिस्ट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आयात की बात कर रहे हैं, निर्यात की, आयात की लिस्ट है, निर्यात की लिस्ट है, उत्पादन की लिस्ट है, या भंडारों की लिस्ट है, ठीक है। तो इन शब्दों पे विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पे ये किसकी बात करें, प्रोडक्शन की, उत्पादन होता है। तो बेचने में क्या है, बेचने में अब कौन से ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये तो उत्पादन USA में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और इसमें, लेकिन उत्पादन में बात आएंगे तो इंडिया का पहला स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया की खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। ऐसा ही चीन है, चीन तो उत्पादन तो अच्छा करेगा लेकिन उसकी खुद की पॉपुलेशन है बहुत सारा, तो खुद ही कंज्यूम करे। अब रूस बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि रूस की खुद की पॉपुलेशन कम है लेकिन उत्पादन ज़्यादा होता है, खुद की पॉपुलेशन कम, तो बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकता है। और इसी तरीके से कनाडा है, कनाडा की जनसंख्या बहुत कम है तो और होता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत सारा जो वुड है, टिम्बर है, वो उसको क्या है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्सपोर्ट वाली लिस्ट में कनाडा और जो रशिया है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में चाहे नीचे की तरफ है, प्रोडक्शन में इसका नंबर 6 है और कनाडा का 5 है, लेकिन एक्सपोर्ट की लिस्ट में कनाडा और रशिया ऊपर आ जाएंगे क्योंकि इनके यहाँ पे कंजम्पशन कम है और जो है उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है इसका टॉपिक। बाकी जो है चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और